नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 3 मंत्रियों समेत कई बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और आज पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा एक और विधायक आर.के. वर्मा भी सपा में शामिल हैं। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे और इस मौके पर बोलते हुए दारा सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार में पिछड़ों को, वंचितों को ठगा गया है, लेकिन अब वंचितों को ठगा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को अनाज देकर गुलाम बनाना चाहती है। इसके बाद अखिलेश यादव ने सपा में शामिल हुए नेताओं का स्वागत करते हुए प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम सब साथ मिलकर बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे। इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 4.5 साल झूठ का सहारा लिया है। वो नकारात्मक, विभाजन, नफरत और तोड़ने वाली राजनीति कर रही है। सपा अध्यक्ष ने यूपी चुनाव में जातिगत जनगणना का मसला भी उठाया है और कहा कि हमारी सरकार बनी तो प्रदेश में 3 महीने के अंदर जातिगत जनगणना होगी। मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं जो हमारे मुद्दे रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे। दलितों को अगर आबादी के हिसाब से भी उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ा तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेंगे। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिलकर के पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। कि लगातार झूठ का सहारा लिया, कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ दे करके हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे और हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ, सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। हाल ही में सपा में आए इमरान मसूद नाराज हैं। 13 जनवरी को सपा में शामिल हुए इमरान मसूद और इमरान मसूद की सीट अब समाजवादी पार्टी किसी और को दे रही है। एमएलसी बनाने का ऑफर उन्हें समाजवादी पार्टी दे रही थी, ऐसा सूत्रों के मुताबिक पता चला है, लेकिन इमरान मसूद एमएलसी पद के लिए तैयार नहीं थे। अब वो अपनी संभावनाएं तलाश कर रहे हैं बीएसपी में। देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर मैं पहले भी रहा
और कैराना से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन का टिकट काट दिया है। नाहिद हसन की बहन इकरा अब समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। कई मामलों के आरोपी नाहिद को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। विशेष अदालत ने कल उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस ने उनके खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत केस दर्ज किया है। कैराना पुलिस के मुताबिक नाहिद हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ पिछले साल मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि अधिकतर आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे, लेकिन उस दौरान नाहिद हसन ने आत्मसमर्पण नहीं किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान कल देर रात सीतापुर जेल से रिहा किए गए। करीब 23 महीने के बाद जेल से बाहर आते ही अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके और उनके परिवार के साथ सरकार ने बहुत जुल्म किए हैं। उनकी मां और उनके वालिद पे जुल्म ढाए गए हैं। इसके बाद उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और ये भी कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। अब्दुल्ला आजम खान पर करीब 43 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उनके पिता आजम खान अब भी सीतापुर की जेल में बंद हैं। जितना जुल्म हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे, मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को, वो दी गई है। और आज भी मेरे वालिद को वहां पर जान का खतरा है। और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा। रामपुर वालों की हड्डियां तोड़ने के लिए, उन्हें भैंस चोरी और बकरी चोरी में बंद करने के लिए पुलिस है। और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची आने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पे जमकर हमला बोला और कहा कि सपा ने दंगाइयों को टिकट दिया है, सपा ने हिस्ट्री शीटर्स को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण बीजेपी में शामिल हुए हैं। एटीएस के भी ये आईजी रह चुके हैं असीम अरुण। इन्होंने कई आतंकी साजिशों का खुलासा किया और उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है। वीआरएस लेने के बाद आईपीएस असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे उस दौरान जब उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ा अवसर दिया है लोक सेवा का। और लोक सेवा की जब मैं बात करता हूँ तो मैं एक वृहद रूप लेता हूँ, जिसमें कि किसी भी तरीके से लोक कल्याण के कार्य जो किए जाते हैं उसको मैं इसमें शामिल करता हूँ। मैं आपकी परिकल्पना के अनुसार कार्य करने का प्रयास करूंगा। जैसे पुलिस में बोलते हैं सर रंडूट, तो मैं आपका रंडूट हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे टोकते रहेंगे, जिससे कि मैं उसको सुधार करूँ। बस यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में मैं असीम अरुण जी का दिल से स्वागत करता हूँ। एक ईमानदार अधिकारी, और ऐसे आने से, ऐसे लोगों को पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा, समाज में सम्मान बढ़ेगा, दलितों में समाज में संदेश एक जाएगा और एक विचार भी हमारा नीचे तक आपके माध्यम से पहुंचेगा। तो पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण जब बीजेपी में शामिल हुए, आखिर शामिल होने की क्या वजह है, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों ली थी? उनका कहना है कि उनके काम पर एक आईपीएस के रूप में कोई सवाल नहीं उठा सकता है। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। उत्तर प्रदेश में सियासत में काफी कुछ बदल रहा है, बदल रहे हैं रोल भी। हमारे साथ हैं असीम अरुण।
असीम अरुण पिछले एक हफ्ते पहले तक ये कानपुर के पुलिस कमिश्नर, 1994 के आईपीएस, अब आज वो बीजेपी में ऑफिशियली शामिल हो गए हैं। सर, जब आपने बीजेपी चुनने का फैसला किया, उससे पहले तक जाहिर सी बात है जब आप कानपुर के कमिश्नर थे, और सवाल उठ भी रहे हैं कि आप कैसे अनबायस्ड हो सकते हैं जब आपने पद पे रहते हुए बीजेपी से बात कर ली। तो ये सवाल उठ रहे हैं आपकी क्रेडिबिलिटी पर कि आप वर्दी में थे और आपने उससे पहले बात कर ली, उसके बाद फिर सही मौके पर आपने आकर के बीजेपी ज्वाइन की जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और इसके दो जवाब मैं देना चाहूँगा। पहला, मेरे लगभग 9-10 महीने के कार्यकाल में कानपुर में अगर कभी किसी ऑपोजिशन पार्टी ने, किसी ने मेरी निष्पक्षता के ऊपर उंगली उठाई हो तो आप देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। कारण ये कि मैंने बिल्कुल निष्पक्षता से काम किया, बल्कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके विधायक मुझसे बहुत ज़्यादा मिलते थे और अपने काम सब करा के ले आते थे जो विधि अनुसार हैं। दूसरी बात, ये सुझाव मेरे पास आया 1 जनवरी को। इस पे 3-4 दिन, 1 हफ्ता मैंने परिवार के साथ विचार किया। मेरे मन में कई संशय थे। जब वो संशय मेरे मन से दूर हुई कि मुझे मूल सिद्धांतों से समझौता तो नहीं करना पड़ा, जब ये स्पष्ट हो गया तो मैंने जब 8 तारीख को जिस पल निर्णय लिया, ये उसी पल मैंने छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया। मैंने अपने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया। मैं कमिश्नर की कुर्सी पे नहीं बैठा, मैं किसी से मिला भी नहीं कानपुर में उसके बाद। इसीलिए जो आप कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, 1 जनवरी से पहले तक कोई इस बात नहीं ऐसा 1 जनवरी से पहले कोई सुझाव भी नहीं था ऐसा। और 1 सप्ताह मुझे लगा ये निर्णय लेने में। मेरे पुलिस के साथियों ने कहा कि आप रिटायर हो रहे हैं, आपको विदाई दें। मैंने कहा नहीं, ये विदाई बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि आप विदाई दे रहे हो, क्या कहोगे, तो इसलिए विदाई मत दीजिए। और मैंने एक छोटा सा वीडियो संदेश अपने मित्रों को फेसबुक पे, वो भी वर्दी में था, उससे भी काफी सारे उठे कि आपने वर्दी में रहते हुए कैसे आप तब बीजेपी आप अनाउंस कर चुके थे, फिर आपने वर्दी पहनी और फिर आपने बोला, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, तब तक मैं वर्दी में था, इसलिए मैंने अपने मित्रों को एक संदेश दिया। उसमें अब मैं क्योंकि राजनीति में हूं तो आलोचना मीमांसा तो होगी, लेकिन अगर कोई देखना चाहे तो उसमें मेरा संदेश सुने। वो संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं राजनीति में प्रवेश कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में हूं, तो जो विपक्ष है वो आलोचना करेगा ही। ठीक है सर, थैंक यू बात करने के लिए। असीम अरुण साहब ने बोला कि 1 जनवरी पर उन्हें ये ऑफर मिला और उसके बाद वो किसी से नहीं मिले, छुट्टी अप्लाई कर दी और 1 जनवरी से पहले उनका कोई प्लान नहीं था बीजेपी में आने का। लखनऊ में सहयोगी बिलाल के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई बगावत पर उतर आए हैं। चन्नी के छोटे भाई डॉक्टर मनोहर सिंह ने बस्सी पठाना सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरने का ऐलान किया है। मनोहर सिंह इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बनने के लिए काफी जोर लगा रहे थे, लेकिन कांग्रेस की पहली लिस्ट में बस्सी पठाना सीट दूसरे उम्मीदवार को दे दी गई। कांग्रेस संगठन की ओर से इस बारे में एक परिवार एक टिकट के नियम का हवाला दिया गया है। तो सीएम चन्नी के भाई निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गोवा दौरे पर हैं। आज उन्होंने गोवा की जनता से कई चुनावी वादे किए हैं। अपनी सरकार बनने के बाद 13 वादों में युवाओं को 3,000 रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देने की बात, 24 घंटे मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देने की बात शामिल है। इसके अलावा उन्होंने पर्यटन, उद्योग, इंडस्ट्री और माइनिंग को लेकर भी कई वादे किए हैं। साथ ही स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करने का भी वादा किया है। दुख है कि रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन जो ज्यादा बड़ा दुख है वो ये कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। सबको रोजगार देंगे, जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दूसरा पॉइंट है माइनिंग। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम लोग माइनिंग शुरू करेंगे। जितने लोग हैं जिनको कई डिकेड से उनको अपने लैंड राइट्स नहीं मिले, उनको हम 6 महीने के अंदर लैंड राइट्स दिलवाएंगे। तो स्कूल ठीक करेंगे, सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, एजुकेशन का पूरा सिस्टम ठीक करेंगे ताकि लोगों को फ्री में अच्छे से अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिल सके।
हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हर वार्ड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और भी कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाएंगे। गोवा में भी वी विल प्रोवाइड अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट। 7th is 1,000 rupees to every woman above 18 years of age। खेती को लेके जितने भी इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज को फार्मर्स के साथ बैठ के, इस कम्युनिटी के साथ बैठ के सॉल्व किए जाएंगे। सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा एंड वी वांट ट्रेड एंड इंडस्ट्री टू फ्लरिश, बिकॉज अंत पंत में तो अगर व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, तभी लोगों को रोजगार मिलेंगे। टूरिज्म के पूरे सेक्टर को बहुत बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को जॉब्स मिल सकें एंड इट इज ऑलरेडी एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको डेवलप किया जाएगा। जैसे दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली की और फ्री में बिजली की, ऐसे गोवा में भी 24 घंटे बिजली करेंगे, फ्री में बिजली करेंगे। पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, 24 घंटे पानी देंगे और फ्री में पानी देंगे। सड़कों का बहुत बुरा हाल है, मैं तो खूब घूमा हूं गोवा के अंदर। सड़कें ठीक करेंगे, इंटीरियर्स की सड़कें भी ठीक करेंगे। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड का चारों तरफ फैला हुआ है और लगातार शुरुआत में ये खबरें भी आई कि ओमिक्रॉन डेल्टा जैसा खतरनाक या भयावह वेरिएंट नहीं है। उसका असर अब तक हल्का ही देखा जा रहा है, लेकिन इसका दायरा बढ़ता जा रहा है और बच्चों पे भी असर देखा तो गया है। दिल्ली के अस्पतालों में कई बच्चे संक्रमित होकर भर्ती हुए हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि जो बच्चे गंभीर रहे उनकी बीमारी कुछ और भी थी। देखिए मेहर पांडे की रिपोर्ट। बच्चों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली के चाचा नेहरू चिल्ड्रन अस्पताल में 14 बच्चे कोविड वार्ड में भर्ती हैं। 3 कोविड संक्रमित बच्चों की मौत पिछले हफ्तों में हुई है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि इसे कोरोना से हुई मौत में गिना तो जा रहा है, लेकिन कोई बच्चा कोविड के लक्षण के साथ भर्ती नहीं हुआ था। इनमें दिल की बीमारी, एनीमिया के लक्षण थे। नियमों के मुताबिक कोविड जांच की गई थी। डॉक्टर का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए कि बच्चों में कोविड बहुत सीवियर हो रहा है, बहुत डेथ्स हो रही है, लेकिन उन्हें स्पेशली उन पेरेंट्स को अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना है जिनमें कोविड के उनकी एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज ऑलरेडी हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे को डायबिटीज है, या कोई बच्चे को ओबेसिटी है, या कोई बच्चे को हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है। कोविड नॉर्मल बच्चों में, नॉर्मल हेल्दी बच्चों में इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जो आप अभी बोल रहे हो कि 3 डेथ्स है, वो 3 डेथ्स इसलिए कि वो ऑलरेडी बच्चे बहुत सीवियरली सिक बेबीज थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक दिल्ली में 4 दिन में 7 बच्चों की कोविड से मृत्यु हो गई। डर फैल गया कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बच्चों में भारी लक्षण पैदा कर रहा है, लेकिन दिल्ली के डॉक्टर बताते हैं कि इन 7 बच्चों में से 6 को कोमॉर्बिडिटीज थी और कई में कोविड के लक्षण नजर ही नहीं आए। देश भर के डॉक्टर भी कह रहे हैं कि इस लहर में ज्यादातर बच्चों का घर पर इलाज हो सकता है। बच्चों में पेट में दर्द और उल्टी होना कोविड के नए लक्षण सामने आए हैं। आमतौर पर जो लक्षण हमारे सामने आ रहे हैं वो है बुखार और गले में खराश। कुछ बच्चों में नाक बहने और सूखे कफ की भी बात सामने आ रही है। वैसे बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके पेट में दर्द है और उन्हें उल्टियां हो रही हैं। मूलचंद में 1 महीने का बच्चा कोरोना संक्रमित मिला। हालांकि बच्चा कान में इन्फेक्शन की जांच के लिए भर्ती हुआ था। जांच करने पर पता चला है कि छोटे बच्चों में कोरोना के जो लक्षण नजर आ रहे हैं वो है बुखार, लेकिन इससे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोविड वायरल इन्फेक्शन है। इस लहर में जो भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उस आधार पर इलाज की जरूरत है। राहत की बात यह है कि बच्ची पूरी तरह ठीक है और अस्पताल से उसे छुट्टी दे दी गई है। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मेहर पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। खेले गए फाइनल में 20 साल के लक्ष्य सेन ने वर्ल्ड चैंपियन लो किन यिन को सीधे 2 गेम में हराया है, 24-22 और 21-17 से। उधर पुरुष डबल्स का खिताब भी भारतीय जोड़ी को गया है। भारत के एस रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन जोड़ी इंडोनेशिया के
मोहम्मद एहसान और हिंद्रा सत्यवान को हराया है। विमल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विमल, भारतीय बैडमिंटन के लिए बड़ी खबर है दो तरफ से और बहुत ही शानदार दिन है ये बैडमिंटन के लिए। जरा इसकी डिटेल्स बताएंगे आप हमें, खेल कितना रोमांचक था और लक्ष्य सेन ने जो वर्ल्ड चैंपियन को हराया, ये एक बहुत ही बेहतरीन खबर है। बहुत ही बेहतरीन खबर है नगमा। और अभी मतलब 2-3 मिनट हुए हैं मैच खत्म, 3-4 मिनट हुए, दोनों मैच खत्म हुए। और लक्ष्य सेन को हम लोगों ने जो हाल में वो जो सुपरस्टारडम आई, हालांकि मैं उनको काफी जूनियर लेवल से देख रहा था और काफी जो प्रकाश पादुकोण अकेडमी में खेलते रहे हैं और लोग कहते हैं फ्यूचर स्टार है जिनको कंसिस्टेंसी है। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार वो खेलने गए जहां पे श्रीकांत ने सिल्वर जीता था, इस खिलाड़ी ने, लोकी न्यू जो सिंगापुर के हैं ये भी बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, इन्होंने गोल्ड जीता था और लक्ष्य सेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और लोगों ने इनका वो करिश्मा देखा था कि अटैकिंग जो कंप्लीट गेम होता है बैडमिंटन में, कोर्ट कवरेज, पास, ओपोनेंट को परखना, साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रॉन्ग होना। इनके पिताजी भी बैडमिंटन के कोच हैं, वहां कोर्ट पे मौजूद भी थे दोनों। तो ये शानदार खिलाड़ी हैं। और जैसे कहते हैं कि एशियन गेम्स है इस साल, कॉमनवेल्थ है, इसके अलावा 2024 का जो ओलंपिक्स है, उस लिहाज में जो तैयार होता हुआ खिलाड़ी कहते हैं, हम लोग जिसकी बात अक्सर करते रहते हैं कि ये खिलाड़ी कितनी दूर तक जाएगा, तो भारत को बहुत बड़ा स्टार मिला है। अभी जो हाल के दिनों से लोगों ने दिखना शुरू किया है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में इनको बहुत इनसे बड़ी उम्मीदें रहेंगी। और जो डबल्स में जो है सात्विक और चिराग की जोड़ी, इन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया। फिर एक और बात इस टूर्नामेंट को लेकर कहना चाहता हूँ, ये टूर्नामेंट बहुत डिफिकल्ट अलग मायनों में दिल्ली में हो रहा था, केडी यादव स्टेडियम में अलग इसलिए नहीं था क्योंकि इसी टूर्नामेंट में 7 भारतीय खिलाड़ी एक साथ कोविड संक्रमित पाए गए थे और उनको निकलना पड़ा था। तो किसी भी खिलाड़ी के लिए यहाँ तक पहुंचना मेंटली भी एक तरह से डबल डिफिकल्ट यात्रा थी। जी धन्यवाद आपका विमल। तो देश की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। तो हरिद्वार की धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ जमकर नफरत फैलाने और आपसी सौहार्द को चोट पहुंचाने के आरोपी यति नरसिंहानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यति नरसिंहानंद को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी एक महिला से बदसलूकी के आरोप में हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हेट स्पीच मामले में भी नरसिंहानंद को नोटिस दिया गया है और हेट स्पीच के मामले में भी रिमांड ली जाएगी। पुलिस ने साफ किया है कि रिमांड आवेदन में हेट स्पीच का मुद्दा भी शामिल किया जाएगा। एक कोतवाली में जो मुकदमा था, उस मुकदमे के अकॉर्डिंग वो अभियुक्त थे, तो उनको आज गिरफ्तार किया गया है। किनको किया गया है? ये जो यति नरसिंहानंद है उनकी गिरफ्तारी। सर, किस मामले में किया गया है? क्योंकि उन पे 2-3 मुकदमे चल रहे थे, तो लगातार ऑफेंस उनका रिपीट हो रहा था, तो इस आधार पे उनकी अरेस्टिंग। स्पीच मामला था, उसमें इनको गिरफ्तारी। बस अभी के लिए इतना। थैंक यू। महिला के धाराओं में किया गया है। धारा मैंने आपको बता दिया। मुकदमा जो है, तीसरा मुकदमा जो था जिसमें एक महिलाओं के खिलाफ कुछ टिप्पणी थी, उस आधार पे उनकी अरेस्टिंग हुई। और गुरुग्राम में बीएसएफ के एक डिप्टी कमांडेंट के ठिकाने से काफी दौलत निकल रही है। बेइंतहा संपत्ति, उनके घर से अब तक 1 करोड़ के गहने और करीब 14 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। आरोप है कि मानेसर में एनएसजी में पोस्टिंग के दौरान खुद को आईपीएस अफसर बताकर टेंडर दिलवाने के नाम पर वो लोगों से डिप्टी कमांडेंट ने 125 करोड़ रुपए ठगे हैं। ये बेशुमार दौलत बीएसएफ में तैनात एक डिप्टी कमांडेंट की है। छापों में इतना पैसा मिला कि गिनने में घंटों लग गई। गिनती के बाद पता चला कि ये करीब 14 करोड़ रुपए हैं। इसी के साथ 1 करोड़ रुपए के गहने भी बरामद किए गए। डिप्टी कमांडेंट के घर से मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी 7 महंगी गाड़ियां भी बरामद की गईं। नारायण दास ईसरानी जी ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि एक परवीन यादव नाम का व्यक्ति जो
मानेसर की एनएसजी कम्प्लेक्स में अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताता था और वहाँ पे हमारे को काफ़ी लंबे चौड़े टेंडर देने के लालच में और उन्होंने हमें झूठे उसके अलॉटमेंट लेटर दे के और हमारे से 65 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लिए। गुरुग्राम पुलिस ने डिप्टी कमांडेंट प्रवीण यादव, उसकी पत्नी ममता यादव, बहन रितु और एक साथी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रवीण यादव ने कई लोगों से 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। ये ठगी उसने तब की जब वो मानेसर में एनएसजी में डेपुटेशन पर तैनात था। उसने खुद को आईपीएस अफसर बताकर एनएसजी में कंस्ट्रक्शन से जुड़े ठेके दिलवाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लिए। ठगी का पूरा पैसा उसने एनएसजी के नाम से बने एक फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर करवाया। ये अकाउंट प्रवीण की बहन रितु यादव ने खुलवाया, जो एक्सिस बैंक में मैनेजर है। पुलिस के मुताबिक प्रवीण यादव ने शेयर मार्केट में 60 लाख का घाटा खाया। उस घाटे को पूरा करने के लिए उसने ठगी का ये खेल खेला। प्रवीण यादव, उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसकी बहन जो ऋतुराज, जो एक्सिस बैंक में मैनेजर थी, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है और उसकी मिसेज जो ममता यादव है, उसको भी गिरफ्तार किया है। और इसमें एक दिनेश नाम का व्यक्ति जिसने उसकी इंट्रोडक्शन करवाई थी और उसने ये साजिश रच के उसके साथ मिलके ये काम करने में उसकी मदद की थी, उसको भी गिरफ्तार किया है। और टोटल मिला के 125 करोड़ के करीब का ये एलिगेशन है कि इसने गबन किया था। पुलिस के मुताबिक प्रवीण की पोस्टिंग इन दिनों अगरतला में थी, लेकिन उसने इतना पैसा कमा लिया कि कुछ दिन पहले उसने इस्तीफे का पत्र लिखा, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन ना भैया। प्रवीण यादव ने ठगी से इतना पैसा कमा लिया कि उसे सरकारी नौकरी छोटी लगने लगी। यही वजह है कि नौकरी छोड़ने के लिए उसने इस्तीफे का पत्र लिखा, लेकिन इसके पहले कि उसका इस्तीफा स्वीकार होता, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उसका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। अब ना तो उसके पास नौकरी बची है और जेल अलग से हुई। गुरुग्राम से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।